हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वकार। तो आज जो है जो हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 में हम लोगों ने जो कवर किया था उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं लेक्चर 4। लेक्चर 4 में बेसिकली हम लोग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, वैसे टेक्निक जिसको हम लोग लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के बारे में देखे कि कैसे हम लोगों ने उसको बैक्टीरिया में आपको इंसर्ट किया, फिर प्लांट में भी हम लोगों ने देखा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कैसे वेक्टर के थ्रू बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जैसे एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन, आपको गोल्ड पार्टिकल्स का यूज़ किया। वैसे ही आप एनिमल में देखें कि आप रेट्रोवायरस का यूज़ करके कैसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सब अब बात करें अपार्ट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, उनमें बात करें तो उनमें जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत लिमिटेड होगा। इवन बैक्टीरिया में भी लिमिटेड होगा, उनके बहुत सारे आपको इंक्यूबेशन पीरियड देने पड़ेंगे। अगर किसी का बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल 72 आवर का है तो 72 आवर का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो आपको 72 आवर वेट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा। तो आज हम लोग उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिससे प्रोडक्ट जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और किस तरीके से इस सब टेक्नोलॉजी को हम लोग एक लार्ज स्केल, मतलब कि आप एक इंडस्ट्री के लेवल पे आप लोग कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट था, जो भी प्रोटीन था, उस सभी के बारे में हम लोग थोड़ा आज पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर 4 में। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाकर के जरूर देखिएगा और उसका क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा, जो हम लास्ट में कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही होता है, कोई अपने से बना करके नहीं दिया होता है या कहीं से नहीं होता है। तो आप लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम के जो पीवाईक्यू होते हैं, किसी भी एग्जाम का, नहीं मैं सिर्फ सीयूईटी यूजी का बात कर रहा हूं, बल्कि आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपका जो पीवाईक्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेंसिटाइज कराता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से कहां से पूछा जा रहा है, इस यूनिट में, इस चैप्टर में किस पोजीशन पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और कोशिश करिएगा कि आप लोग अच्छे से पहले जब पढ़ लीजिए, चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठिए, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन कर सके, विदाउट आपको आंसर मिलाए बिना आप बता सके कि सही आंसर क्या है। तो आप चलिए अब आते हैं, अब लेक्चर पे आते हैं। तो देखिए लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर डीएनए, जब दोनों को मिला दिए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। शुरू से हम लोग ये बात मल्टीपल टाइम्स बोले हैं क्योंकि आपको याद रहे, कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओनली वेक्टर डीएनए, या द मिक्सचर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग कुछ टर्म को बहुत बार बार रिपीट करते हैं कि बच्चों के एकदम दिमाग में जाकर बैठ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व कर पाए। तो हम लोगों ने देखा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं, उसके लिए जो चैलेंजेस होते हैं। अगर बैक्टीरिया के केस में बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन है, आपके बहुत सारे लिपिड है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, आरएनए है। इन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग कैसे, आप देखें कि बैक्टीरिया में डाइजेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे एंजाइम्स का यूज किया। वन ऑफ द एंजाइम्स आर लाइसोजाइम, जो कि आपको बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्टर्ब करता है। फिर प्रोटीएज यूज किया प्रोटीन को डिस्टर्ब करने के लिए, आरएनएज यूज किया आरएनए को डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे ही आपको और सारे एंजाइम्स का यूज किया ताकि जो भी इस तरह के इम्प्योरिटीज था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए और आपका प्योर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाए। तो वो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब टोटल सेल डीएनए मॉलिक्यूल हुआ, जो भी बैक्टीरिया का था उसका पूरा सेल का डीएनए मिला। उसको जब प्रेसिपिटेट हो गया, आपके जो भी ट्यूब थे उसमें आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये सब चीजें हम डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वो फिर आप उसको जाकर के क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल जाए। फिर उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब ट्रीट करते हैं उसको हम लोग आप रन कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां से आप पिक करते हैं। सेम वाइज आप वेक्टर को भी करते हैं, और फिर जो है वेक्टर के डीएनए और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको ले जाकर के आप इंक्यूबेट करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं ताकि वो लाइगेट कर जाए। फिर उसको जाकर के हम लोग उसको जो प्लाज्मिड डीएनए है या उसको हम लोग ले जाकर के बैक्टीरिया में कॉम्पिटेंट सेल बनाते हैं। बैक्टीरिया को कैल्शियम से ट्रीटमेंट देके थोड़ा सा 42 डिग्री का टेम्परेचर राइज करके फिर उसको आइस पे प्लेस करके, ताकि वो बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाए। इंसर्ट होने के बाद फिर वो जो है हमारा जो भी जैसे जैसे बैक्टीरिया का नंबर इंक्यूबेट कर देंगे, ताकि वो जैसे जैसे बैक्टीरिया का नंबर देगा वैसे वैसे आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका भी प्रोडक्शन उसी हिसाब से होता रहेगा। ठीक है,
ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है कि बैक्टीरिया में आपने लाइफ सेल में दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये सब है। अब देखिए उसी का जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एप्लीकेशन में देखेंगे पीसीआर का यूज कहाँ होता है। पीसीआर क्या है? पीसीआर जो है आज के दिन में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका जो भी जीन है उसको जो है एम्पलीफाई करते हैं ना। इसके बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे ये काम करता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हल्के से डिटेल में जाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो देखिए पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये क्या है? ये पीसीआर का बात किया। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या डीएनए है ना, डीएनए जो होता है इंटरेस्टेड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं इन विट्रो, है ना। इन विट्रो किसी सेल की जरूरत नहीं है, किसी बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, किसी प्लांट सेल की जरूरत नहीं है ना। इसको इन विट्रो करेंगे, जिसमें क्या करते हैं, 2 हम लोग प्राइमर का यूज करते हैं। एक क्या होता है, एक प्राइमर को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। दूसरा प्राइमर क्या होता है? दूसरा प्राइमर होता है रिवर्स प्राइमर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, रिवर्स प्राइमर, ठीक है। तो ये 2 सेट ऑफ प्राइमर्स का हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। ए स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये प्राइमर होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है, जो आपका डीएनए है उसके जो है एक फॉरवर्ड प्राइमर होते हैं, जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके एक रिवर्स प्राइमर होते हैं। इसी पे जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसका साइज, उस वो आकर के इसी पे आपका जो है जो भी आपको पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो आके बाइंड करेगा और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डाटा कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, है ना। यही बता रहे थे ना कि पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये आपका जो है जो आरएनए सिंथेसिस होता है, सॉरी डीएनए सिंथेसिस होता है, क्या कहते हैं, जो आपका डीएनए के जो सिंथेसिस होता है वो आपको इनिशिएट कर देता है और वही डीएनए फिर फर्दर आपको सिंथेसिस करता जाता है, ठीक है। यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है, मतलब मेन एंजाइम यही होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन करता है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जेनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो आपने डाला, उसके साथ आपने क्या कर डीएनए पॉलीमरेज डाला और प्राइमर डाला, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर डाला, ठीक है। और उसको जो है आप ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिए और उसके साथ आपने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जाहिर सी बात है डीएनटीपीज, जिसमें आपको क्या होगा एटी और जीसी सभी दे दिए, ताकि जिसका टेम्पलेट जैसे कि ए के बदले टी आएगा, है ना। ये तो बेसिक सा है, बेसिक सा आप लोग हमेशा से पढ़ते आए कि ए से जाकर के बाइंड करेगा टी, ठीक, और जी से जाकर के बाइंड करेगा सी। तो अगर टेम्पलेट डीएनए जो हुआ, जो आपने डीएनए स्ट्रैंड दिया वो ब्रेक होगा 2 स्ट्रैंड में, तो दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा। इसी पे जैसे आप मान लीजिए कि आपको हम, हाँ चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए कि ये आपने डीएनए दिया, इसी डीएनए को आपको क्या कराना है, एम्प्लीफिकेशन कराना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले ये 2 स्ट्रैंड में टूटेगा, है ना, 2 स्ट्रैंड में अलग अलग टूट गया, ठीक। एक प्राइमर जो था आपका, एक प्राइमर आकर के इसमें जो है बाइंड किया, यहाँ आकर के बाइंड कर गया, एक प्राइमर इसके अपोजिट साइड में आकर के बाइंड कर गया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है अब आपका आकर के क्या बाइंड करेगा, अब आपके आकर के बाइंड करेगा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर गया। अब चूंकि जो सॉल्यूशन आप दिए हैं उसमें डीएनटीपीज भी है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, टी है, तो इसका जो है अपोजिट में आकर के बाइंड करता जाएगा। क्या ये इसका हेल्प करेगा आपको, जो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इसको बाइंड करेगा यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, जी, ए, इस तरीके से ला करके बाइंड कराएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक सिंगल स्ट्रैंड था, अब ये भी एक डबल स्ट्रैंड में कवर हो गया, है ना। और ये भी जो एक सिंगल स्ट्रैंड था ये भी अब डबल स्ट्रैंड में कवर हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गया। तो आप देखिए, आपने बस एक डबल स्ट्रैंड यूज किया था, यहाँ पे अब आपके पास 2 डबल स्ट्रैंड है, और ऐसे ही मल्टीपल राउंड साइकिल चलते रहेंगे। अब ये 2 से 2 और होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से 2 और हुआ, फिर इस 2 से 2 और हुआ। तो अब देखिए, अब इस पहला साइकिल यहाँ चला था, ठीक है।
यहाँ पे फर्स्ट साइकिल था, यहाँ पे सेकेंड साइकिल। तो फर्स्ट जो आपका जो था इस इनिशिएशन से लेके अभी सेकेंड साइकिल तक आपको सेम आइडेंटिकल 4 स्ट्रैंड मिल चुका है। तो इस इतना फास्ट ये इतना स्पीड से एम्पलीफाई होता है, ठीक है, पीसीआर में, इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, देखेंगे ये सब चीजें और डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जेनोमिक डीएनए। ठीक, अब देखिए, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। समझ रहे हैं? अभी जो हम आपको बता रहे थे कि सेकेंड साइकिल में ही आपको एक के बदले 4 मिल रहा था, अब वो 4 फिर अलग अलग काम करेगा, तो 1 से 2 मिलेगा, तो 4 से सीधा 8 हो जाएगा, 8 फिर अलग अलग काम करेगा तो 8 से 16 होगा। इस तरीके से आपको वो एम्पलीफाई होता जाता है एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से, इतना तेज होता है कि अगर हम लोग मल्टीपल टाइम्स चलाएं इसको तो ये बिलियन टाइम्स जो है कॉपीज आपको प्रोड्यूस कर देगा आपके बस एक जो डीएनए इंटरेस्ट था डबल स्टैंडर्ड का। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ये नाम याद रखिएगा, थर्मस एक्वेटिकस, ये क्या है और क्यों हम इसका डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। सॉरी, क्या होता है कि अभी हमने बताया था, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको हम बताए थे कि जो डबल स्टैंड है इसको पहले डीनेचर करते हैं, ठीक है, इसको डीनेचर करते हैं, तभी तो जाकर के ये दोनों अलग अलग होता है, दो अलग अलग स्टैंड में मिलेगा हमें, राइट। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर करते हैं, राइट। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, जो डीएनए है वो डिसरप्ट होता है और जो डबल स्टैंडर्ड बाइंड था वो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है, ये आपको डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक तरह का एंजाइम है। अगर ये एंजाइम हम लोग नॉर्मल कंडीशन में यूज नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये बहुत हाई टेम्परेचर तक हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या होगा, जो एंजाइम है वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर हम लोग किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का लेते हैं। इसलिए हम लोग थर्मस एक्वेटिकस का लेते हैं। थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा आप कह सकते हैं बैक्टीरिया है जो आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे लिव करता है, वहां बहुत हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है इसलिए इसका जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, इसलिए हम लोग उसके पॉलीमरेज एंजाइम को हम लोग यूज करते हैं अपने पीसीआर में, ताकि जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो या डिसअप नहीं हो और इफिशिएंटली काम करे। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म से डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किए गए हैं, कुछ मॉडिफाइड भी किए गए हैं और उसका हम लोग आज के दिन में पीसीआर में यूज करते हैं। तो वो आप बात की बात है, पहले यहाँ पे जो आपको दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा और ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए आने वाले एग्जाम में। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब जब एम्पलीफाइड हमारा फ्रेगमेंट हो गया, इसको फिर अगर हम लोग चाहें तो उसको वेक्टर्स में लाइगेट करके आप उसको फर्दर क्लोनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही दिया गया है। देखिए ये जो है आपका 3 प्राइम है इंड है, ये 5 प्राइम इंड है, ये 3 प्राइम इंड है, ये 5 प्राइम इंड है, ये टेम्पलेट डीएनए है, दिख रहा होगा सही से। तो टेम्पलेट डीएनए इसको हम लोग 94 डिग्री तक ले गए, 94 डिग्री पर, जबकि आप देखेंगे नॉर्मल प्रोटीन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए जो होता है, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका डबल स्ट्रैंड था वो सिंगल स्ट्रैंड में आपको खुल गया। यहाँ पे 5 प्राइम इंड पे आपको 3 प्राइम इंड पे आकर के बाइंड करेगा आपका क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ना, ओलिगो मतलब जो आपका प्राइमर था। तो प्राइमर था तो यहाँ पे जैसे ये डीनेचर्ड हुआ, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग उसको थोड़ा सा टेम्परेचर लो करेंगे, 60 के आसपास लाएंगे, 50-60 के आसपास लाएंगे, ताकि जो है आपका प्राइमर जो है वो बाइंड कर पाए अप्रोप्रिएट पोजीशन पे, ठीक। जैसे प्राइमर बाइंड करेगा फिर हम लोग जो है इसको आपको डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा 74 डिग्री सेल्सियस पे, और इस तरीके से ये 5 प्राइम टू इंड 3 प्राइम आपको सिंथेसिस दोनों तरफ से होने लगेगा। दोनों साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमर बाइंड किया, फिर यहाँ पे आकर के डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज इसके सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से आपका डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और एक स्ट्रैंड से यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हुआ, 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड होगा, 4 स्ट्रैंड से आपको मल्टीपल टाइम, जितने टाइम आप रिपीट कराते रहेंगे इस साइकिल को उतना ही होता रहेगा,
लगभग यहाँ पे जो दिया है रिपीट साइकिल हम लोग जनरली यूज जो करते हैं 25 to 35 तक हम लोग मैक्सिमम जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट पाते हैं एक जीन से। आप मल्टीपल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक टेम्पलेट डीएनए से आप मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। अब तो आपका जो है रिकम्बिनेंट जो भी डीएनए जो था उसको आपने बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स बना दिए, उसके बाद अब आप उसको वेक्टर में, जो कि हमने बताया था कि अब आप उसको चाहिए तो वेक्टर में ले जा करके आप लाइगेट करा दीजिए, तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया। There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells after making them competent to receive up to DNA present in its surroundings. So if recombinant DNA bearing the gene for resistant to an antibiotic is transferred into E. coli cell, the host cells become transferred into ampicillin resistant gene. तो इसमें हमें लगता है कि कुछ भी अब बताने जैसा बात नहीं है, राइट? क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके, फिर भी हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं कि जो आपका रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको क्या करेंगे, जो भी रेसिपिएंट सेल है उसको सेल्स हैं उसको होस्ट सेल मतलब उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, और उसके बाद हमारा जो है जो भी आपका जीन था उसको हम लोग डीएनए था रिकमेंडेड डीएनए उसको जा करके हम उसमें आपको इंसर्ट करा देंगे। उसमें कुछ मार्कर भी यूज़ करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हम लोग लेक्चर में कवर कर चुके हैं। या कुछ और भी कलर जो क्रोमोजेनिक मीडियम का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे वो भी हम लोग बता चुके हैं। क्यों एंटीबायोटिक से ज़्यादा वो आपको इफिशियंट है और सही है यूज़ करना, वो भी हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो हमें ज़्यादा बताने लायक है। इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, वही बात दे रहा है जो कि अब एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट की बात करें, अगर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के बीच में अगर हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, और एम्पिसिलिन सेंसिटिव प्रॉपर्टी देगा, एम्पिसिलिन का ट्रीटमेंट देंगे तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं बन जाएगा। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन वन इज एबल टू select a transformed cell in the presence of ampicillin, the ampicillin resistant gene in this case is called a selectable marker। ये सब हम लोग टर्म पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब जैसे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, अगर वो डिसरप्ट हो गया है तो वो रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, रिकॉम्बिनेंट आप ऑर्गेनिक कॉलोनी में और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी में। ठीक है, तो ये सब अगर आप लोग नहीं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग हमारे लेक्चर सेकेंड और थर्ड जाकर देखिएगा, उसमें आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब जो है जीन का प्रोडक्ट है वो हम लोग देखेंगे। व्हेन इंसर्ट अ पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर्ड इट इनटू द बैक्टीरियल प्लांट या एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। अभी मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक, इसी की बात मैं लेक्चर सेकेंड से कर रहा था। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या है कि हम लोग, चलिए जो भी एलियन डीएनए था या जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको, या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीएनए था वो तो हम लोगों ने आपको कंपेटेंट होस्ट में डाल दिया, लेकिन क्या उसके बाद क्या सिर्फ हमें वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा क्या? नहीं, उसका जो प्रोडक्ट है, जनरली हम लोगों को मतलब होता है उसके जो प्रोडक्ट है, जो डिजायरेबल प्रोटीन है उससे हमें मतलब होता है। एक्चुअल में मतलब हमें उससे होता है, एम जो है ये है। तो यही करते हैं कि इसमें क्या होता है कि अल्टीमेट एम होता है कि इसका जो प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें मिले। देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका मतलब प्रोटीन तब मिलेगा जब ये डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो जाके जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सप्रेस होगा। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। जब उसको हम लोग एप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे तब वो जाकर के डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, फिर से जब पहले आगे लेक्चर कवर कर लेंगे फिर हम इस पे आएंगे, इसके मैकेनिज्म पे आएंगे और इसका क्यों यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पहले देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन द होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल। After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale.
अब मान लीजिए हम प्रोटीन को इतना मेहनत किए, इतना पीसीआर चलाएं, इतना हम लोग वेक्टर और ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स या प्लांट का इतना किए, लेकिन हमें जब अमाउंट बहुत कम मिलेगा तो वो हमारे यूजफुल नहीं होगा, मेरे यूज़ के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होता है उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन इतना हो कि हमें लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें उसे प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे हम लोग मेथड या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हमें जो आपका जो टारगेट प्रोटीन होता है वो लार्ज स्केल पे मिल पाए। इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, है ना। जो भी अगर आप मान लीजिए कि आप कोई जीन है उसको हमने वेक्टर में डाला, वेक्टर से फिर हमने होस्ट में डाला, तो ये सब क्या होगा, हेट्रोलोगस आपका इसका होस्ट हो गया। तो इसलिए जो है इसका जो भी प्रोटीन मिलेगा उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। द सेल हार्बरिंग द क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एक स्मॉल स्केल में पाया जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको इंडस्ट्री लेवल पे करेंगे तो हमें लार्ज स्केल में पाया जाएगा। द कल्चर मे बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड हैविंग प्यूरिफाइंग इट by using different separation techniques. The cell can be also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from other side to maintain the cell to their physiological most active log या exponential phase। हम लोग लैब में क्या करें, लैब में एक अगार प्लेट लिए, उसमें हम लोगों ने कॉलोनी ग्रो कराया, उससे हमें प्रोडक्ट मिला, जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो हमें प्रोडक्ट मिला, उससे जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था वो हम लोग एक तरफ से आइसोलेट कर सकते हैं। तो एक प्लेट में कितना होगा, है ना, कितना ही कॉलोनी होगा, 50, 100, 200, 500, ठीक। लेकिन अगर हम लोग लार्ज स्केल में कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें सेल जो है हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में हो, लॉग फेज में हो, तो क्या होगा, प्रोड्यूस जो है लॉग फेज में होगा। तो क्या होगा, लॉग फेज में कैसे होगा, तो एक तरफ से जो वो सेल हमें जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, है ना, लेते रहे, एक्सट्रैक्ट करते रहे, दूसरे साइड से हम लोग उसमें मीडिया डालते रहे, ताकि जो सेल है वो हमेशा अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हो और वो इस तरह से प्रोटीन का प्रोडक्शन करता जाए। तो ये एक मीडियम हो सकता है या मेथड हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग लार्ज स्केल पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रोडक्ट प्रोटीन है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पे दिया गया। उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, जो हम लोग आपको शुरू में दिखा रहे थे। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस एज अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, वही बात कर रहा है। इस तरह का अगर कोई हम लोग मीडिया लेते हैं जिसमें मान लीजिए कि कोई ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोगों ने अपना कल्चर जो भी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट जो भी सेल्स थे उसको हम लोगों ने डाला, उसको ऑप्टिमम कंडीशन दिया, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम सब कुछ दिया, जिसमें पीएच था, टेम्परेचर था, मीडिया था, कंडीशन, मतलब ऑल कंडीशन हम लोगों ने इसका फुलफिल किया। तो क्या होगा कि ये जो है इसका प्रोडक्ट हमें प्रोटीन देगा। जैसे मान लीजिए कि हम प्रोटीन को ब्लैक कलर से हम लोग दिखा रहे हैं कि ये प्रोटीन देगा, लेकिन क्या होगा, ये एक जैसे इसका मीडिया जो है लिमिटेड होगा, तो क्या होगा कि ये एक सैचुरेशन स्टेज में चला जाएगा, जिसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड एरिया ही, लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करें कि इसका जो है इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते रहें, एक ऐसा आउटलेट बना ले कि इसको प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक। और यहाँ पे जो है हम लोग इसमें मीडिया देते रहें, इधर से मीडिया हम लोग देते रहें। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट कंटिन्यूअस लार्ज स्केल में, इस तरीके से हमें लार्ज स्केल में जाकर के हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट इल एप्रिसिएबल क्वांटिटीज, है ना। आपको अगर स्मॉल वॉल्यूम में हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर द लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड्स वाज रिक्वायर्ड, है ना। तो ऐसा बायोरिएक्टर ले जिसमें आपको लगभग 100 से 1000 लीटर आपका जो है कल्चर एक बार में प्रोड्यूस हो रहा हो। इस तरीके से हम लोग उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे और लार्ज स्केल में हमें मिल पाएगा। 10 बायोरिएक्टर कैन बी थ्रो एज अ वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल्स एंजाइम्स ईटीसी यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट या एनिमल या ह्यूमन सेल्स, है ना।
तो बायोरिएक्टर में हम लोग क्या करें, बायोरिएक्टर, बायो का मतलब ही समझ रहे हैं, कोई लाइव ऑर्गेनिज्म की बात कर, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, वो एक तरह का ऐसे वेसल्स हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या कोई अलग चीज हो, जैसे इंजाइम्स हो, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब किसी भी चीज का हम लोग, जो ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो जनरली माइक्रोबियल होता है, माइक्रोबियल सेल का ही हम लोग बायोरिएक्टर में यूज करते हैं। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द optimum condition, not only temperature but also all the requirement फुलफिल, ये बायोरिएक्टर जो है जिस तरह का भी उस ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो सभी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है बायोरिएक्टर, चाहे वो आपका टेम्परेचर का बात हो या पीएच का बात हो या और भी जिस तरह के आपके कंडीशंस की बात हो, वो सभी को फुलफिल करता है। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygens. A stirred tank reaction is usually cylindrical or with a curved base to facilitating the mixing of the bioreactor content, है ना। तो इसमें जिस तरह ये एक कह सकते हैं, अभी अब हम लोग आते हैं उसके क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पे। तो देख सकते हैं ये सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल इसमें दिख पा रहा होगा, एसिड मतलब पीएच कंट्रोल करने का आपको यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। वहीं पे जो है इस स्टेरिलाइजेशन के लिए आपको सिस्टम दिया गया है, मोटर है, फोम ब्रेकर है, फ्लैटेड, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। स्टाइल लेयर का भी आपको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें जो भी जरूरत पड़ेगा वो जाता रहेगा और ये हमेशा घूमता रहेगा ताकि जो है मिक्सिंग जो है वो अच्छे से कंडीशन में हो पाए। तो इसी तरीके से आप जो है आप इसका मतलब जो भी रिएक्शंस है वो कैरी आउट करते हैं और ये होता जाता है ना। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसफर, इससे क्या डिनोट कर रहा है ये सब आपको दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा गौर से। हाँ, तो जनरली ये जो आपका कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब आइए, द एस्टायर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, जो हम अभी आपको बता रहे थे, जो स्टेरर फैसिलिटेट, जो स्टेरर जो आप देख रहे हैं, आपको जो पंखे की तरह दे रहा था, जो घूम रहा था, वही आपको मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को फुलफिल करता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द बायोरिएक्टर। इफ लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड a foam control system, a temperature control system, pH control system, sampling portal so that the small volume of culture can be withdrawn periodically, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि इस तरीके से सारे सिस्टम है, सारे कंट्रोल मेथड है, ताकि जो है आप एक तरफ से विड्रॉ कर सके, मतलब निकाल सके, दूसरी तरफ से आप डाल सके उसके मीडिया के लिए और प्रोडक्ट निकाल सके, ठीक। ये सब हो गया। अब देखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, the product has to be subjected through a series of process before it ready for the marketing as a finalized या finished product, ठीक है। तो अब तो हमने क्या किया कि अब हमने सिस्टम को सिंथेसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें जरूरत क्या है उसको मार्केट में लाने के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जिस प्रोसेस के बाद हम लोग उस प्रोडक्ट को रेडी करेंगे, कहाँ लाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए। The process include the separation and purification, ठीक है, and which are collectively referred to as a downstream processing, ठीक है। अब तो प्रोडक्ट आपको मिल गया, अब उस जो प्रोडक्ट मिला, उस जो आप निकाल रहे हैं एक तरफ से, उसमें मीडिया भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें साथ में आ रही है, तो आपका जो प्रोटीन है उसको सिर्फ आपको सेपरेट करना है बाकी सारे चीज़ों से, और जब सेपरेट कर लेंगे फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, जितने तरह के अदर इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। द प्रोडक्ट हैज टू फॉर्मुलेटेड विथ अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव सच एज फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगोन थ्रू अ क्रिटिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि प्यूरिफाई करनी है, तो प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग उस पैकिंग करेंगे, किसी भी फॉर्म में अगर पैक करते हैं, चाहे जेल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके लॉन्ग जो लाइफ स्पेन है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं कि वो जो है बचा रहे। जब उसको अगर प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग अगर ड्रग के केस में है, अगर हमें उसका यूज़ करना है एज ए मेडिसिन यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट से उसको गुजरते हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल होता है, तब जाकर के वो मार्केट में
आता है। पहले एनिमल पे ट्राई करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका सही है ना, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है या किसी तरह कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तब जाकर के हम लोग उसका यूज़ मार्केट में आप लाते हैं और उस फॉर्मुलेशन का हम लोग मार्केट में उसको बेचते हैं। या जो भी आप मार्केट में अगर कोई भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्ट खा रहे हैं या प्रोटीन कोई किसी तरह का कोई ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर इवन, तो इन सभी को हम लोग बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से होकर के गुजरता है, तब जाकर के आपको वो मार्केट में आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने देखा कि बायोरिएक्टर से जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें बहुत सारे तरह के इम्प्योरिटीज़ होते हैं। पहले उसको सेपरेट करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं, फिर उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रिजर्वेटिव डाल करके उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, फिर जाकर के उस प्रोडक्ट को एज ए ड्रग हम लोग मार्केट में लाते हैं। ठीक, strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. तो वही हम बता रहे थे कि अभी जो है, अब इसके बाद हम लोग उसके जो भी आप क्लिनिकल ट्रायल किए, क्वालिटी कंट्रोल हमेशा देखेंगे। हर एक एक प्रोडक्ट जब भी आप उसको मार्केट में ला रहे हैं, उससे पहले जब भी जो भी आप एक बैच निकाल रहे हैं, उस सभी को एक कंट्रोल मैनर में आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से उसको गुजारना होगा कि जो भी आपका क्वालिटी है उसका कंट्रोल ऐसा नहीं हो कि किसी तरह का कोई चाह करके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको बॉडी पे कर दे एज ए ड्रग, अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो। फिर जो है उसका जो है आप उसका टेस्टिंग करेंगे, अलग अलग टेस्टिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। वो सब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का फॉर्मुलेशन आपने बनाया है, किस तरह का ड्रग बनाया है, या किस तरह का कोई अलग फॉर्मुलेशन है, कहीं अलग फील्ड में यूज़ करना है तो किस तरह का उसका इफेक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। वो सब भी हम लोग इसका चेक करके तभी जा करके उसको अलाउ होता है कि आपको ये मार्केट में आएगा। मार्केट में आने से पहले बहुत सारे कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल सेट होता है कि हाँ इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। इंडिया के पास भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सभी पे निगरानी रखता है। हर कंपनी का जो आपका इस तरह का फॉर्मेशन करता है उस सभी पे निगरानी रखता है, उनसे क्लियरेंस चाहिए होता है। उनके पास स्पेसिफिक इसके लिए आप कह सकते हैं आदमी होते हैं, या आप कह सकते हैं स्टाफ होते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करते हैं, जिसको क्वालिटी कंट्रोलर कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंसर भी एक होता है जो क्वालिटी एश्योर करते हैं कि हाँ ये सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपका प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइम टू टाइम आता रहता है, चेंज भी होता रहता है, ताकि जो आपका क्वालिटी है वो बना रहे। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया। लेक्चर आपने 4 में हम लोगों ने देखा कि आपका जो है कैसे हम लोग पीसीआर का यूज़ करके अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा। और लास्ट में हम लोगों ने डाउन प्रोसेसिंग पढ़ा, उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ पढ़ा, और फिर जा करके हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल को उसको कैसे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में कवर किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया था कि बहुत इजी लैंग्वेज हमेशा रखें ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आए। अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो कोई हिचकिचाइएगा मत, आप कमेंट में आकर के हमसे पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। इस पर भी क्वेश्चन हम लोग आगे के आपको दिखाएंगे कि इस पर जिस तरह के भी अगर क्वेश्चन आए होंगे तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज में वो भी कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जवाब दे सकें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।